नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10th की मैथ, जो हम 20 बहुविकल्पी करेंगे, जो आपके कक्षा के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम सेट नंबर 1 करना चालू करते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं हम, एक परिमेय संख्या मान लेंगे 2 ले रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या क्या ले रहे हैं, रूट में 2। तो इसका योग देखिए, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका हम यदि आंसर देखेंगे, अपरिमेय संख्या आता है। किसी भी आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर ऐड करते हैं तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो इस वाले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसी तरीके से पूछे कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा जो आता है वो अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो यदि आपसे ये भी पूछ सकता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या का आपका ऐड पूछेगा या जोड़ पूछ रहा तो क्या होगा, वो भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है, तो वो आपका डिसाइड करेगा कि कौन सी अपरिमेय संख्या। जैसे हमने क्या करें, रूट में 2 प्लस रूट में 2। यदि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 रूट में 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या प्राप्त होगी, हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर 3 से देंगे, 13 तिया 39, और 13 से देंगे फिर एक बार। तो इसमें क्या आएगा, जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसे लिख देंगे हम 2 की घात 2, फिर गुणा। 3 कितनी बार आया, एक बार आया। और 13 कितनी बार आया, एक बार आया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2, 13, 3 और 13। तो इसमें कौन सा आंसर सही है अपना, तो 2 की घात 2, 3 और 13। तो इसका भी आंसर क्या हो जाए आपका, दूसरे वाले का बी ऑप्शन सही है, और पहले वाले का क्या था, डी ऑप्शन सही था। पहले वाले का डी और दूसरे वाले का बी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अपना। इसमें हमें कह रहा है क्या, कि 3x प्लस के 5y। तो देखते हैं, 3x प्लस के 5y बटे में है कितना, 3x माइनस के 5y बराबर 7 बटे में 3। और हमें इसमें क्या निकालना है, x अनुपात में y का मान निकालना है। तो इसे हम पहले सॉल्व करके कैंची गुणा कर रहे हैं। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21x आएंगे, और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 35y आएंगे। और फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तरह का 9x, और 3 5 प्लस के आएंगे 15y। फिर हम इसे x जो है उसे पक्षांतर कर लेंगे एक साइड। तो यहाँ पे लाएंगे 21x, इसको लाएंगे माइनस के हो जाएगा 9x, और यहाँ पे कितने हैं 15y, और इस वाले को लाएंगे इस साइड तो कितने हो जाएंगे 35y। इसको माइनस करेंगे हम, तो 21 में से घटाएंगे 9, तो कितने बचेंगे 12x बराबर, और इसको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 5 10 की 0 हाथ लगाइए, 5 4 50, कितने हो जाएंगे 50y। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, x और y को इसके बटे में लाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 50, और जो 12 है जो इसके बटे में चला जाएगा, बटे में 12। इसको काट देंगे हम, तो कितने से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 6 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, x अनुपात y कितना है, 25 अनुपात में 6। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अपना, 25 अनुपात में 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना सही, पहला वाला। तो तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है आपका। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, 2x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर में क्या है 0। इसका हमें निकालना है विभक्त कर। तो विभक्त कर क्या होता है, कि
कि जो डी बराबर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए इसकी तुलना करेंगे किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा ए। तो ए बराबर आएगा 2, इसमें एक्स से एक्स कटेगा तो बी के स्थान पे कितना लिखा -2, तो बी का मान -2 आएगा। सी के स्थान पे कितना लिखा 1/3। हमें निकालना है विविक्त कर, तो विविक्त कर हमें निकालना है विविक्त कर डी बराबर। तो जो विविक्त कर डी बराबर होता है वो होता है अपना कितना, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसमें बी का मान रखेंगे -2, तो -2 का करेंगे वर्ग -4 गुणा ए का मान कितना दिया है हमें 2 दिया है, और सी का मान दिया है 1/3। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 -4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, और बटे में कितना आएगा 3। इसके बटे में 1 करेंगे, लासा लेंगे 3 तो अपना लासा आ जाएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, और 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 -3 का भाग देंगे 3 में 1 बार, 1 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/3। तो मेरा विविध कर डी बराबर 4/3 आ रहा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है 4/3, और ये मेरा कहीं पे गलत हो गया, देखना पड़ेगा। सॉरी ए का मान कितना था 3 था, मैंने यहाँ पे ए का मान गलत लिख लिया यार। ए का मान 3, तो ए का मान कितना आएगा 3। तो यहाँ पे ए का मान जो रखेंगे हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 से ये 3 माइनस हो जाएगा। सॉरी ये मेरा यहाँ पे गलत हो गया। तो मैं देखता हूँ फिर से, देखिए जी लिखा है इसमें क्या करेंगे -2 का वर्ग करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के कितने 4, और ये कितना लिखा गुणा में 3, और गुणा में लिखा 1/3। तो इस वाले 3 से 3 कट जाएगा जी अपना, और 4 बचेंगे। कितना बचेगा मेरे यहाँ पे 4 माइनस के 4, और 4 में 4 कट देंगे कितना बचेगा 0। तो मेरा इसका आंसर आ रहा है 0। तो देखते हैं 0 कौन से में है, पहले ऑप्शन में। तो इसका विविध कर डी बराबर 0 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, क्वेश्चन 5 है, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। मुझे निकालना है माध्य मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल कितना दिया है मुझे 2 से 4, फिर 4 से 6, और 6 से 8, फिर इसके बाद दिया है 8 से 10, और 10 से दिया है 12, और मुझे यहाँ पे बारंबारता दी है कितनी 2 4 7 3 और 4। मुझे निकालना है इसका समांतर माध्य। तो आप लोगों को समांतर माध्य का सूत्र पता होगा, अगर नहीं है पता तो मैं बता रहा, x के ऊपर बार बराबर होता है समेसन f इंटू में x बटे में n। f क्या होता है बारंबारता, और x क्या होता है मध्यमान। तो इसमें मुझे क्या पता नहीं है, मध्यमान पता नहीं है। सबसे पहले ये जो बारंबारता होती है इसे हम f से डिनोट करते हैं, f लिख देते हैं। इसके बाद मैं निकालता हूँ मध्यमान। तो मध्यमान को क्या बोलते हैं हम x बोल देते हैं। तो मध्यमान कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल होता है उसको ऐड करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे तो 2 प्लस के 4, और उसमें भाग कितने का देंगे 2 का। तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही 6 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। ऐसे 8 6 14, 14 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7। 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 9 बार। और 12 और 10 22, 22 में 2 का भाग देंगे कितने आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया मध्यमान हो गया। अब मुझे समेसन योग चाहिए किसका f इंटू एक्स का। तो पहले तो मैं f इंटू एक्स का गुणा करूँगा। देखिए एफ जे है और एक्स जे गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 6। फिर 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 को कितने हो जाएंगे मेरे 20। फिर 7 7 कितने हो जाएंगे 49। दिख रहा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा ठीक है। 7 7 49, और 9 3 कितने हो जाएंगे अब 27। 9 3 27, तो 11 11 कितने हो जाएंगे 44। अब मैं इसको ऐड करूँगा, f इंटू जी मेरा कितना क्या निकल के आया f इंटू एक्स का मान निकल के आ रहा है। ठीक है, f इंटू एक्स, तो मैं इसकी ऐड कर लूँगा तो देखेंगे 7 4 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20। 20 और 6 26 की 6 यहाँ से लगाएंगे 2, और 4 4 8 और 2 10, 2 12 और 2 14, 146। तो मेरा f इंटू एक्स कितना योग आ रहा 146 आ रहा। अब मुझे निकालना है माध्य निकालना है इसका, तो माध्य
एक्स के ऊपर बार बराबर सूत्र होता है मेरा समेसन एफ इंटू में एक्स बटे में एन। एन क्या होता है कि बारंबारता का योग देखते हैं कितना होता है, मतलब इस वाले का जो बारंबारता का योग है वो कितना आ रहा, तो इसका मुझे योग भी निकालना पड़ेगा। तो मैं योग करूँगा 7 3 10 और 4 14 4 18 2 20, कितना आ रहा 20, योग 20 आ रहा। तो यहाँ पे रख दूंगा समेसन एफ इंटू एक्स का मान आ रहा मेरा कितना 146, और भाग मुझे देना है कितने का 20 का। तो पहले मैं 2 का भाग दे रहा है इसमें, जब 2 का भाग दूँ 2 7 14 2 3 6 बटे कितने बचेंगे 10। अब 10 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.3। तो मेरा समांतर माध्य कितना आ रहा है 7.3। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस वाले का क्या आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है किसके, BC के। इस प्रकार AD बराबर 1.5 दिया है और BD बराबर 3 दिया है और AE बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है और AC का मुझे मान निकालना है, वो एक फिगर दिया है। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लूँगा, एक चित्र जो मुझे दिया है, और एक समांतर रेखा दी गई है कि कौन सी है DE, और एक दी है मुझे B और C, और यहाँ पे A है। तो मुझे AD का मान दिया है 1.5 और इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 2। मुझे AC का मान निकालना है कितना होगा। तो देखिए इन वाले सवालों में क्या करते हैं, पहले हम एक त्रिभुज को दूसरे के समांतर सर्वांग समसिद्ध करते हैं। तो अगर आपको सर्वांग समसिद्ध करते नहीं बनता है तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एक छोटा वाला जे वाला त्रिभुज लूँगा, जे वाला कौन सा त्रिभुज ADE, तथा फिर इसके बाद जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है मेरा ABC में। इसमें देखते हैं हमें कुछ क्या होता है, या तो 3 एंगल बराबर करने होते हैं, या 2 एंगल बराबर हो जाएं, एक साइड बराबर हो जाए, या तीनों साइड बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं वो सर्वांग सम है। तो इसमें देखेंगे हम इस वाले त्रिभुज में जो जे वाला मेरा एंगल है ना, वो देखिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए एंगल A है और बड़े वाले त्रिभुज में भी देखिए A एंगल है। तो यानी A एंगल दोनों में समान है, तो समान है तो हम लिख देंगे दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और जब त्रिभुज एक एंगल उभयनिष्ठ हो गया तो मतलब दोनों के लिए बराबर है। फिर इसमें बात देखेंगे, जब जे वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो हमें पता है जब रेखा समांतर होती हैं तो इसके जे वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसे संगत कोण भी बोलते हैं हम। तो हम कहेंगे कि छोटे वाले त्रिभुज का एंगल जे कौन सा D, तो छोटे वाले का एंगल D और बड़े वाले का एंगल B क्या होगा, जे अपने संगत कोण है, जब अपने बराबर हैं। तो एक त्रिभुज के यदि 2 एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल अपने मन से बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे बोल देंगे कि त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। और जब कोई त्रिभुज जब कोई 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं कहूँगा कि छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा कौन सी है अपनी AD, और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी AB, बराबर होगी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी AC के बराबर। तो देखिए AD का मान दिया है मुझे 1.5 और AB का मान मुझे देखेंगे कितना दिया है मुझे, जे 1.5 इसको जोड़ें 4.5 आ जाएगा, जे मेरा 4.5 आ गया, और बराबर AE का मान मुझे कितना दिया 2 और AC पूरी मान निकालना है मुझे AC का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव से जो दशमलव काट देंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 15 बटे में कितना 45 बराबर में 2 बटे में AC। 15 × 3 45 हो जाएंगे और 3 का गुणा 2 में करवाएंगे तो AC बराबर आ जाएगा 6। तो इसका मेरा आंसर कितना आ रहा है 6। तो देखते हैं 6 कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है मेरा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, 6वां कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2 बिंदु A और JB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब हमें क्या दिया है, निर्देशांक ज्यामिति 6वां चैप्टर है, उसके जो सवाल हैं। तो हम देखेंगे कि हमें दिया है 2 बिंदु, मान लेते हैं एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 2,3 है और दूसरा बिंदु मेरा दिया है B जिसके निर्देशांक 4,1 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लिखेंगे AB के
बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस के x2 इसका होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं अपना x1 क्या हो जाएगा पहला वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा y1, पहला वाला x1 y1, ये वाला क्या हो जाएगा x2 और y2, x2 और y2। इसमें मान रखना है सिर्फ हमें, तो मान रखते हैं x1 का मान कितना दिया है 2 और x2 का मान कितना दिया है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दिया है 3 माइनस y2 का मान कितना दिया है 1, इसका भी होल स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे 2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे माइनस के 2 का वर्ग प्लस के 4 और माइनस के 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा रूट में 8। देखते हैं 8 आंसर आ रहा अपना कोई, तो इसमें देखो 8 कहीं पे ऑप्शन नहीं है। जब 8 ऑप्शन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे 8 के गुणनखंड करेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट के बाहर 2 और अंडर रूट में क्या आएगा 2। तो ये मेरा ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 7 में का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाली लाइन को पकड़िए कि जब मूल बराबर हो, तो मैंने अभी बताया था विभक्त का d बराबर क्या होता है b² माइनस के 4ac होता है। तो यदि उसने कह दिया कि जब मूल बराबर हैं तो विभक्त का d बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, d बराबर 0। और इसमें d का मान कितना होता था b² माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब मुझे b का मान रखना, a का मान और c का मान, तो वो मैं मान यहाँ से निकालूंगा और यहाँ देखूंगा कितना लिखा है 3x² माइनस के 12x और प्लस के m बराबर में 0 है। इसकी तुलना करवाऊंगा ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा 3, x से x कट जाएगा तो b बराबर आएगा माइनस के 12 और c बराबर आ जाएगा m। तो इसे लिखेंगे चूंकि जब मूल बराबर हैं तो d बराबर 0 होता है और d का मान कितना होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। b का मान रखेंगे 12, तो जो माइनस के 12 का क्या करेंगे वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना दिया है 3 और c का मान कितना दिया है m बराबर में 0 हो जाएगा। तो 12 का वर्ग करेंगे तो होता है 144, इसका गुणा करेंगे माइनस के 12m बराबर में 0। 12m को उस साइड ले जाएंगे तो 144 माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12m, 12 का भाग देंगे तो 12 में 12 144, m का मान कितना आ जाएगा मेरा 12 आ रहा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, m का मान 12, तो मेरा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा सी, मेरा 8 में का सी। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा 9, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया है 15 और 25 का HCF कितना दिया है 5, तो उनका LCM ज्ञात करना है। मुझे HCF 5 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या मुझे कितनी दी है आपको 15, सेकंड नंबर या दूसरा नंबर दिया है मुझे कितना 25, HCF कितना दिया है मुझे 5, LCM मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणा में HCF, ठीक। तो पहली संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या कितनी है 25, LCM मुझे ज्ञात करना है और HCF कितना दिया है 5। सॉल्व करेंगे 5 का भाग देंगे 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, बराबर में LCM 15 गुना कितने हो जाते हैं 75, LCM तो LCM कितना आ जाएगा 75। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है 75, ऑप्शन नंबर बी। तो 9 में का कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन सही है 9 में का। इसके बाद देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, ये आपका समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 का है। समांतर श्रेणी AP दी है मुझे, AP में क्या दिया है 3, 1, माइनस के 1,
कॉमा माइनस के 3 डॉट 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 के लिए सर्वांतर मतलब डी का मान निकालना है। तो इसके लिए जो पहला होता है ना ये वाला, इसे बोलते हैं हम पहला पद मतलब a1 बराबर 3। जो दूसरा पद होता है इसे बोलते हैं a2 बराबर कितना दिया है 1। और मुझे सर्वांतर डी का मान निकालना है, तो डी का मान क्या होता है a2 माइनस के a1, a2 माइनस के a1। तो इसमें सिर्फ a2 का मान रखेंगे 1, माइनस a1 का मान कितना है 3, माइनस करेंगे तो जो माइनस के 2 आएगा। तो सर्वांतर डी का मान कितना आ रहा है मेरा माइनस के 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक वर्ग मतलब होता है माध्यिका का वर्ग ज्ञात करना। मुझे कौन सा सही होगा, माध्यिका का वर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। तो देखते हैं वर्ग अंतराल मुझे दिया है 0 से 5, फिर इसके बाद दिया है 5 से 10, फिर दिया है मुझे 10 से 15, फिर इसके बाद 15 से दिया है मुझे 20, फिर इसके बाद 20 से दिया है 25। तो देखते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके यहाँ माध्यक वर्ग तो इसी तरीके से निकाल लेना आप, हो सकता है संख्या चेंज हो अगले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद बारंबारता। देखिए पिछले सवाल में मैंने बारंबारता को f से डिनोट किया था। बारंबारता f कितना दिया है मुझे 2, इसके बाद दी है 7, फिर दी है मुझे 3, फिर है 10 और फिर है 4। तो इसके लिए देखते हैं हमें जब माध्यक वर्ग निकालना होता है तो उसके लिए हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। संचयी बारंबारता को बोलते हैं CF, हिंदी में आप लिख लेना संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप जो 2 है सेम लिख दीजिए, 2 को 2, फिर इसके बाद इस 7 में 2 ऐड करिए, 7 और 2 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। फिर इस 3 में 9 ऐड करिए, 9 3 कितने हो जाएंगे 12, फिर 12 में 10 ऐड करिए कितना हो जाएंगे 22, फिर 22 में 4 ऐड करिए कितने हो जाएंगे 26। जितने गले मेरे संचयी बारंबारता। इसके बाद जो f होता है उसे ऐड करिए आप, f को ऐड करेंगे तो देखेंगे 10 4 14 और 3 17, 17 और 2 कितने हो जाते 19, 19 में 10 और 4 14 3 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, कितने हो जाएंगे 26। तो इसे मैंने बोला था कि n बराबर कितना हो जाएंगे 26। तो जो n बराबर होता है उसमें हम n/2 का मान निकालते हैं कितना आएगा, तो 26 के बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 13। इस 13 को देखिए संचयी बारंबारता के किसके अंतर्गत आता है 13। तो देखिए 9 में 13 नहीं आता, 12 में 13 नहीं आया, किस में आएगा 22 में 13 आता है। 22 तक गिनती पढ़िए उसमें 13 आएगा। तो हम कहेंगे इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा 15 से 20। माध्यक वर्ग 15 से 20 होता है। तो इसमें देखिए माध्यक वर्ग क्या 15 से 20, ऑप्शन नंबर डी 15 से 20। 11वां का कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा यदि tan a बराबर कितना दिया है 1 और मुझे मान निकालना है किसका, मुझे निकालना है 2 sin a इंटू में cos a। देखिए इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसे लंबवती कर्ण लगा के कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय करके, एक आप सारणी के तरीके से कर सकते हैं जैसे sin 30 का मान क्या होता है cos 30 का मान, तो उस सारणी से आप कर सकते हैं। तो मैं उसी सारणी से कर रहा। तो देखते हैं, देखिए मुझे क्या दिया है tan a बराबर दिया है 1। तो मैं देखूंगा कि सारणी में जो होता है वो 1 tan में किसका मान होता है, मतलब 1 tan में किसका मान होता है। तो मुझे पता है कि जो 1 है ना वो tan 45 का मान होता है। तो 1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं मैं tan 45। तो देखिए 45 से काट दूंगा 45, 10 को 10 से काट दूंगा और a बराबर कितना आ जाएगा 45। तो मैंने एंगल का मान निकाल लिया, कितना आया 45। अब इस एंगल का मान रख दूंगा इसमें क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 sin a इंटू में cos a, इसका मान निकालना है। तो देखिए 2 sin a के स्थान पे कितना लिखूंगा 45 इंटू cos a के स्थान पे 45। अब तो आपको पता होना चाहिए सारणी में कि sin 45 का मान क्या होता है। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आप अपनी बुक में खोलिए, उसमें पूरी टेबल बनी है, याद करिए। तो sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देख 1 का गुणा 1 में कराऊंगा 1 और √2 का गुणा √2 में कराएंगे 2, 2 से 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 1। तो इसका मान मेरा कितना आ रहा है 1। तो देखते हैं 1 किसका है, सी।
तो 12वें का ऑप्शन कौन सा सही है? सी। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा है 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है देखिए, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित Q बिंदु से स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मुझे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम पहले बनाएंगे वृत्त। देखते हैं, एक मैंने बना लिया छोटा सा वृत्त, और कह रहा वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु कौन सा है? Q है। और कह रहा Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ से हमने क्या इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जी, अपने स्पर्श रेखा डाल दी एक यहाँ से, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जी? 24 है। कितनी है? 24। तो मुझे निकालना त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का मान। तो यदि मैं वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाऊं इसको, तो जब हम इसे मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है जी, क्योंकि लंब होता है, वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो इस पर 90 अंश का कोण बनाएगा, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जे वाली क्या होती है? कर्ण। ठीक, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। मुझे निकालना किसका मान है? इस आर का मान। आर का मान निकालूंगा तो इतना तो कन्फर्म है, जे वाला क्या हो जाएगा मेरा? 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण हो जाएगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। तो जब 90 अंश की भुजा बन रही है तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ समकोण त्रिभुज में। इसे O मान लूंगा, Q हो गया, जो मेरा P हो गया, तो त्रिभुज OPQ में लगा दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज OPQ में, OPQ में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है मेरा? जे वाली भुजा है। तो यहाँ पे OQ का वर्ग बराबर में लंब क्या हो जाएगा? OP का वर्ग, और प्लस में आधार हो जाएगा PQ का वर्ग। PQ का वर्ग, देखिए OQ का मान कितना दिया है मुझे? 25। तो यहाँ पे लिख दूंगा 25 का वर्ग बराबर OP R दिया है, तो R का स्क्वायर, PQ 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 325, यहाँ पे R स्क्वायर, और 24 का वर्ग होता है 576। इसको लाएंगे इस साइड, 625 माइनस के 576 बराबर में R स्क्वायर। इसको इससे माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, और 11 में से जाएंगे 4, 11 में 7 जाएंगे, 4 बचेंगे, R स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे हम, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो R बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 49, और इसका आ जाएगा 7। R का मान कितना आ रहा? 7 आ रहा। तो देखते हैं 7 कौन सा ऑप्शन है मेरा? ए ऑप्शन। तो 13वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। 13 का ए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर है। तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार कितनी है? 20 मीटर ऊंची है। तो हम मान लेंगे ये अपनी एक मीनार है, कितनी है? 20 मीटर ऊंची है। कह रहा जमीन पर बनने वाली इसकी छाया बनेगी अपनी ये वाली, ये छाया है। छाया कितनी है अपनी? 20 रूट में 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस छाया को इस मीनार की चोटी को मिला देंगे, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसे हम नाम देते हैं थीटा, और यहाँ पे ABC नामकरण कर देंगे। तो इस थीटा का मान वो आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा? उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण थीटा का मान निकालना, तो इस त्रिभुज में लगा देंगे। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? 20, आधार क्या हो जाएगा? 20 रूट में 3। इससे काट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब आपको पता होना चाहिए कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर जी मान होता है आपका tan 30 का। इससे काट देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो इसमें क्या आ रहा है? थीटा का मान उन्नयन कोण 30 अंश आ रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, 14 का कौन सा है? ए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। मुझे क्या निकालना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे एक वृत्त बना रहा मैं, ठीक,
जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 का। तो मुझे निकालना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका। इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा का मान कितना 30 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, थीटा का मान 30 बटे में कितना आ जाएगा 360 गुणा पाई का मान कितना रख देंगे 22 बटे में 7, और आर का मान कितना दिया देखेंगे 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 गुणा में 14, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, 0 से 0, 3 से काट देंगे कितने बार 12 तिया 36, कितनी बार से कट जाएगा 12 ती 36, 12 बार। 2 से काट देंगे 12 को कितने बार जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे 6, 22 और 14 कितने बचेंगे लिख देंगे हम 22 गुणा 14 बटे में कितने 6। इसको काट देंगे 3 से 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 से काट देंगे 7 बार। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 154 बटे में 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपका, अरे सॉरी जी। यहाँ पे देखो 22 गुणा में 14 बटे में कितना आया 6। इसको 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 से काट देंगे 7 बार। 22 गुणा में 7 करेंगे 154 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 15 में क्वेश्चन में आ रहा है आपका 154 बटे में 3, 15 का 154 बटे में 3, 154 बटे में 3 ऑप्शन नंबर सी। तो 15 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, आप रोज का एक लगाते जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखना है मुझे कौन सा। मैंने 15 लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जोकर की टोपी का आकार क्या होता है। तो ये तो आप बता सकते हैं जोकर की टोपी कैसी होती है, ऐसी तो होती है जोकर की टोपी। ये जोकर की टोपी है ऐसी। तो इस टोपी का आकार मुजरा कैसा है, बेलनाकार आकार है, सॉरी शंकु के आकार का, गलती। तो जोकर की टोपी का आकार क्या होता है, शंक्वाकार होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कल्पित मद और पद विचलन विधि का सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कल्पित मद और पद विचलन का सरलीकृत रूप कौन सा है। तो इसका जो सरलीकृत रूप होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि। जो दोनों विधि हैं ये प्रत्यक्ष विधि के सरल रूप हैं। इससे मतलब प्रत्यक्ष विधि के सरल रूप है दोनों। ये क्या है, पद विचलन और विचलन दोनों प्रत्यक्ष विधि के सरल रूप हैं। तो आपके 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 18। कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है, माध्य का 24 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में, माध्य दिया है। माध्य को बोल सकते हैं समांतर माध्य, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। इसके बाद हमें दिया है माध्य का, माध्य का कितनी दी है हमें 24, और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। तो देखो 3 गुणा माध्य का कितनी दी है मुझे 24 माइनस 2 गुणा माध्य कितना दिया है 15। तो 24 दिया हो जाएंगे 72 और 15 दूनी कितने 30, घटाएंगे इसको तो बचेंगे आपके 42। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है आपका डी। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 18 के बाद 19 क्वेश्चन। 19 में क्या कह रहा है आपको, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पासा है, उसमें 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे रहते हैं। कौन से, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, इतने अंक लिखे रहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रायिकता पीई बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे में होता है कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो आपसे पूछ रहा है वो अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। जैसे आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कौन सी हो सकती है, देखो एक तो सम संख्या 2 हो सकता है आ जाए,
हो सकता है 4 आए और हो सकता है 6 आए। इन 3 में से एक संख्या आ सकती है सम संख्या, क्योंकि 3 ही सम संख्या हैं। और कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, कुल कितने संभव परिणाम बन सकते हैं अधिकतम, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके देखेंगे हम कि अपना जो कुल संभव परिणाम तो 6 हो जाएंगे, और हमें चाहिए क्या, सम संख्या। तो सम संख्या कितनी है, 2 4 6, यानी कुल सम संख्या 3 है। तो इसको काट देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1/2। तो देखते हैं 19 में का कौन सा आंसर 1/2, बी ऑप्शन। तो 19 में का आपका बी सही है। ठीक, अगले बार क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 20 कह रहा है एक अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश में बामुन पत्तों में से एक पत्ते को इच्छानुसार निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रानी मतलब क्या होती है, बेगम कहलाती है। तो हम बताइए कितने ताश कितने हैं, बामुन है। टोटल कितने ताश हैं, बामुन है। तो बामुन का मतलब अनु जो अपने कुल संभव परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे, बामुन हो जाएंगे। तो इतना पता है मुझे, बटे में कितना लिखना है, बामुन। अब ऊपर मुझे चाहिए क्या, बेगम। तो एक ताश की गिड्डी देखिए, उसे खोल के देखना, बेगम ओनली 4 होंगी। कौन सी, हुक्म की, पान की, ईंट की और चिड़ी की। 4 बेगम होती हैं। तो टोटल कितनी बेगम होंगी, 4। तो मैं इसको काट दूंगा तो 13 चौको 52, 1/13। तो कुल प्रायिकता कितनी आ जाएगी मेरी, 1/13। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और ऐसे ही मैं 20 क्वेश्चन आपको कल भी लाऊंगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट।